हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक साई-फाई हॉरर कॉमेडी फिल्म जिसका नाम है कंपेनियन। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट भरी है, आपको देखने में बहुत मजा आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। फिल्म की कहानी की शुरुआत एक ग्रोसरी स्टोर से होती है, जहाँ पर हम आयरिस नाम की एक लड़की को देखते हैं। और ये जो सीक्वेंस था ग्रोसरी स्टोर वाला, वो आयरिस के दिमाग में चल रहा था। आयरिस याद कर रही थी कि वो पहले एक मीनिंगलेस लाइफ जी रही थी, उसकी लाइफ का कोई भी पर्पज नहीं था, एक अधूरी सी जिंदगी थी। फिर एक दिन उसे ग्रोसरी स्टोर में जोश मिला, दोनों की नजरें मिली और फर्स्ट साइड वाला प्यार हो गया। आयरिस का कहना था कि फाइनली उसे अपनी लाइफ का मीनिंग और पर्पस मिल गया था, लेकिन वो काफी लकी कि उसे ये मौका दो बार मिला। पहली बार उस दिन मिला जब वो जोश से पहली बार मिली, और दूसरी बार तब जब उसने जोश का खून किया। अब आयरिस ने जोश को क्यों मारा, इसके लिए हमें पूरी कहानी जाननी पड़ेगी। तो कहानी पास्ट में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ हम आयरिस और जोश को देखते हैं और दोनों यहाँ पर काफी खुश दिखाई दे रहे थे। और आयरिस तो जोश से बहुत प्यार करती थी और उस पर जान भी छिड़कती थी। सोते जागते बस वो जोश के बारे में सोचती रहती थी। जस्ट अभी सोते वक्त वो अपने सपने में ग्रोसरी स्टोर वाले सीन को देख रही थी, और वह जोश को ये बताती है और जोश ये जानकर बहुत खुश हो जाता है। तो इसी तरह अपने प्यार की गाड़ी आगे बढ़ाते हुए दोनों एक दिन ट्रिप पर निकले हुए थे। जोश ने ट्रिप अपने दोस्त के साथ मिलकर प्लान की थी, एक लेक हाउस पर, और वे दोनों अभी वहीं जा रहे थे। और कुछ टाइम बाद दोनों लेक हाउस पर पहुंच भी जाते हैं, जहाँ पर दरवाजे पर उनकी दोस्त केटी उनका वेलकम करती है। फिर इसके बाद दोनों बाकी दोस्तों से मिलते हैं, जिनके नाम थे पैट्रिक, इलाई और सर्गे। यहाँ पर जो पैट्रिक और इलाई थे वो आपस में कपल थे, यानी कि वो दोनों गे थे। रही बात सर्गे की, तो वो एक बिलीनियर बंदा है और ये शानदार घर इसी का है, और केट भी इसी की गर्लफ्रेंड। फिर दोनों का वेलकम करते हुए सर्गे उन्हें ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन आयरिस का कहना था कि फिलहाल उसे फ्रेश होना है और वो नहाने चली जाती है। फिर इसके बाद वो सबको ज्वाइन करती है, जहाँ पर सब बातें कर रहे थे और एक दूसरे को बता रहे थे कि वो अपने पार्टनर से कैसे और कहाँ मिले। फिर शाम को आयरिस और केट दोनों बात कर रहे थे, और इसी दौरान आयरिस को एक शॉकिंग बात पता चलती है कि सर्गे जो है वो पहले से शादीशुदा है, और उसके बावजूद केट उसकी गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर आयरिस जो होती है वो काफी सीधी थी, उसे ये समझ में नहीं आता कि किस टाइप का रिलेशनशिप हुआ। वो कहती है कि लेकिन तुम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हो, जिस पर केट हंसते हुए कहते हैं कि प्यार करने के लिए पहले उसे मुझे इंसान मानना पड़ेगा ना। लेकिन वो थोड़ी ना मुझे इंसान समझता है, उसके लिए तो मैं किसी एसेसरीज की तरह हूँ, जैसे कि उसकी कार। किसी एसेसरीज की तरह वो मुझे यूज करता है, और जब चाहे वो मुझे बदल भी सकता है। वह आयरिस से शिकायत करती है कि तुम्हें देखकर अक्सर मुझे ये फील होता है कि मैं रिप्लेसेबल हूँ। लेकिन आयरिस भी अभी उसकी बात समझ नहीं पाती, और वो कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। फिर केट भी उसे ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि पहली बार आयरिस को किसी रिलेशनशिप के डार्क साइड के बारे में पता चलता है, और अभी इसके लिए वो तैयार नहीं थी। फिर इसके बाद सभी लोग पार्टी करते हैं, रात में जोश और आयरिस साथ में टाइम बिताते हैं, और फिर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह आयरिस जोश से पहले उठ जाती है और नहा धोकर तैयार हो जाती है। फिर आयरिस जोश से कहती है कि देखो कितना सुहाना दिन है, चलो बीच पर चलते हैं। जोश कहता है कि तुम चली जाओ, मैं बाद में आता हूँ। जिस पर आयरिस कहते हैं कि अभी तुम्हारा ही तो आइडिया था। फिर जोश कहता है कि कल रात की वजह से मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन है, इसलिए मैं नहाकर कॉफी पीकर आता हूँ। तब तक तुम चली जाओ और इस सुहाने दिन को एंजॉय करो। और आयरिस उसकी बात मानकर अकेली बीच पर चली जाती है। लेकिन फिर इसी बीच उसे नोटिस होता है कि उसकी जेब में नाइफ रखा है। उसे अजीब लगता है कि नाइफ उसकी जेब में कैसे आया। तभी सर्गे वहां आता है और उसे देखकर नाइफ तुरंत अपनी जेब में रख लेती है। अब आयरिस को अकेला पाकर सर्गे उस पर लाइन मारने लगता है, तो आयरिस को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, और वो बहाना बनाकर जाने लगती है कि उससे जोश का ध्यान रखना है। तो सर्गे उसे कहता है कि वो अपना ध्यान रख लेगा, बच्चा थोड़ी है, और इंसिस्ट करके उसे रोक लेता है। फिर इसके बाद वो आयरिस से फेवर मांगता है कि वो उसकी बैग पर सनस्क्रीन लगा दे। अब आयरिस थी वो सीधी थी, तो उसकी बात मान लेती है, और इसी दौरान सर्गे का एविल इंटेंशन सामने आता है। वो आयरिस का हाथ पकड़ता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। आयरिस यहाँ पर असिस्ट करती है और उसके सर पर एक बोतल मार देती है। अब इससे सर्गे काफी गुस्से में आ जाता है और आयरिस पर अटैक करता है और उसका गला दबाने लगता है। सर्गे ने आयरिस के सीधेपन को उसकी कमजोरी समझ लिया था, लेकिन आयरिस की जेब में नाइफ पड़ी थी, वो तुरंत नाइफ निकालकर उसके गले में घुसा देती। फिर अगले ही पल वो सबके सामने खून में लथपथ डरी समी खड़ी थी। उसकी हालत देखकर सब परेशान हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि तुमने ये क्या किया। आयरिस क्लियर बता देती है कि मैंने सर्गे का खून कर दिया, लेकिन ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, सेल्फ डिफेंस में किया है, और ये मुझसे गलती से हो गया। वह रोते रोते जोश को एक्सप्लेन करते कि वो मुझे मारने वाला था, और मुझे लगा कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी और कभी नहीं मिल पाऊंगी, और इसी डर के कारण मुझसे यह हो गया। फिर तभी जोश उसे गो टू स्लीप बोलकर शट डाउन कर देता, और यहाँ हमें रिवील होता है कि आयरिस कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट। लेकिन आयरिस को यह नहीं पता था कि वो एक रोबोट। वो खुद को इंसान समझती थी, और समझे भी क्यों ना, वो इतनी ज्यादा एडवांस थी कि उसमें और इंसान के बीच में 19-20 का ही फर्क था। आयरिस जो है वो इतनी एडवांस रोबोट है कि वो इंसानों वाले सारे काम कर लेते हैं, जहाँ तक कि फ्रेंडशिप भी। लेकिन अब आयरिस ने खून कर दिया था और वो खतरनाक हो गई थी, इसलिए वो लोग उसे चेयर से बांध देते हैं। इलाई कहता है कि भाई करना क्या है, जोश कहता है कि करना क्या है, जो भी सच है हम पुलिस को बता देंगे। लेकिन जोश आखिरी बार आयरिस को गुड बाय कहना चाहता था, इसलिए वो उसे दोबारा ऑन करके उससे बात करता है।
अब ऑन होते ही आयरिस पैनिक होने लगती है और कहने लगती है, ये सब क्या है, मुझे क्यों बांध रखा है। जोश कहता है कि ये हमें करना पड़ा क्योंकि तुमने खून कर दिया। आयरिस कहती है, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया, सेल्फ डिफेंस में क्या है, ये मुझसे हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सच बोल रही हूँ। जोश कहता है कि मुझे मालूम है तुम झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि तुम्हारे अंदर झूठ बोलने की प्रोग्रामिंग है ही नहीं। अब आयरिस कहती है कि क्या बकवास है, प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है। फिर जोश उसे सीधे सीधे बताता है कि तुम एक रोबोट हो, एक कंपेनियन रोबोट हो, एक ऐसी रोबोट जो इमोशनल सपोर्ट देती है। अब ये बात सुनकर आयरिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आयरिस को यकीन नहीं आता, उसे ये मजाक लग रहा था, और उसे यकीन दिलाने के लिए जोश अपना टेबलेट निकालता है और उसका जरिए कंट्रोल करके वो आयरिस से डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बुलवाता है। आयरिस को ये सब अजीब तो लगता है, लेकिन फिर भी वो इन बातों पर यकीन नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि उसका कहना था कि उसके पास हर तरह की मेमोरीज है, उसके बचपन से लेकर कॉलेज तक की, और हम दोनों कहाँ मिले। जोश उसे समझाता है कि ये तुम्हारी मेमोरीज में डाला गया है, ये सब फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जोश उसे बताता है कि वे दोनों रियल में कैसे मिले थे। तो असल में जोश को अपना अकेलापन दूर करना था, जिसके लिए उसने आयरिस को ऑर्डर किया था, एक ऐसी रोबोट जो उसे हर तरह से पार्टनर का सुख दे सके। जोश कंपनी वाले से पूछता है कि क्या आयरिस को पता है कि वो एक रोबोट है। तो कंपनी वाले बताते हैं कि नहीं, ये इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है, ये तुम पर डिपेंड है, तुम उसे बताना चाहते हो नहीं, ये पूरी तरह से कस्टमाइजेबल है, इसका कलर, वॉइस, जहाँ तक इंटेलिजेंट लेवल भी, तुम चाहो तो उसे एडजस्ट कर सकते हो, और उसकी सेफ्टी सेटिंग भी तुम्हारे हाथ में ही है, जिसके जरिए इसे किसी को हार्म करने से रोका जा सकता है। ये पूरी तरह से सेफ है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इसे कभी रिसेट करना पड़े तो उसके कान के पीछे एक बटन है, उसे दबा देना, वो रिसेट हो जाएगी। फिर कंपनी वालों के जाने के बाद जोश आयरिस को अपने फोन के साथ सिंक पर लगा देता है, और जैसे ही सिंक कंप्लीट होता है, आयरिस कहती है कि लेवलिंग बनाने के लिए सामने आकर उसकी आंखों में देखे और अपना नाम बताए। जोश फिर ऐसा ही करता है, और इसी के साथ आयरिस की मेमोरी में वो ग्रोसरी वाला सीन भी क्रिएट हो जाता है, और इस तरह से उसके अंदर जोश के लिए फीलिंग भी जनरेट हो जाती है। ये सब सुनने के बाद आयरिस फाइनली मान लेती है और कहती है, ठीक है, मैं एक रोबोट हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी हूँ, हम साथ मिलकर इस सिचुएशन से डील कर सकते हैं, वापस घर जा सकते हैं, और मैं तुम्हारा हर तरह से ध्यान रखूंगी और तुम्हें खुश रखूंगी। जोश कहता है कि सॉरी, लेकिन अभी नहीं हो सकता। तभी केट आकर कहते हैं कि तुम क्या टाइम पास करने में लगे हुए हो, जल्दी से इसे शट डाउन करो और खत्म करो। अब शट डाउन का नाम सुनकर तो आयरिस और भी ज्यादा घबरा जाती है। तो जोश केट को वहां से ले जाता है और अकेले में उससे बात करने लगता है। और यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है कि ये तो इन दोनों का प्लान था। इन दोनों ने बड़ी ही चालाकी से सरगे को आयरिस से मरवा दिया। तो हुआ ये था कि उस दिन जोश ने जानबूझकर आयरिस को अकेले बीच पर भेजा था। जेब में चाकू भी उसने रखा था, और साथ ही साथ उसने आयरिस की अग्रेसिव सेटिंग और सेल्फ डिफेंस को भी बढ़ा दिया था। और उसका जो सेफ्टी मोड था, जो उसे किसी को हार्म करने से रोकता, तो उसे भी बंद कर दिया था। ये लोग जानते थे कि सरगे सुबह सुबह बीच पर जाएगा, प्लस इन्हें उसकी हरकतें भी पता थी कि वो एक नंबर का टर्की आदमी है, और आयरिस को अकेला देखकर वो उस पर ट्राई जरूर मारेगा, और एक्शन का रिएक्शन होगा। तो इस तरह से इन्होंने इस हादसे जैसे दिखने वाले मर्डर का प्लान बनाया, ताकि वो सरगे के मरने के बाद उसके पैसों से भरी तिजोरी को साफ कर दे और मर्डर का ब्लेम आयरिस पर डालकर निकल जाए। अब रोबोट को तो जेल होती नहीं है, उसे शट डाउन किया जाता है, सो वो लोग कर देंगे। तो जोश का प्लान तो बहुत तगड़ा था, लेकिन उसने एक गलती कर दी। आयरिस को गुड बाय बोलने के चक्कर में उसे फिर से ऑन कर दिया। अब भले ही आयरिस एक रोबोट थी, लेकिन फीलिंग तो इंसानों वाली थी। सेम सिचुएशन में अगर कोई इंसान होता तो वो भी वही करता जो आयरिस कर रही थी, वो वहां से भागने के चक्कर में थी। जोश जब उसे फिर से शट डाउन करने जाता तब तक देर हो चुकी थी। आयरिस ने नाइफ की हेल्प से खुद को फ्री कर लिया था, और अचानक से वह जोश पर अटैक कर देती है, लेकिन वह ये करना नहीं चाहती थी। वह सॉरी बोलती है और जाते जाते उसका फोन भी ले जाती है। अब आयरिस पेड्रो को रिलाई के सामने से निकलती है। पेड्रो उसे देखकर रिलाई को बताता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देता। अब जोश और केट को लगता है कि वो अकेला आयरिस को पकड़ नहीं पाएंगे, उन्हें मदद लगेगी, इसलिए वह इलाई और पेड्रो को भी अपने साथ मिलाने की सोचते हैं और उन्हें सब बता देते हैं। वे दोनों पेड्रो को रिलाई को कन्विंस करने के लिए तिजोरी के पास ले जाते हैं, और तिजोरी का पासवर्ड तो केट पहले से जानती थी, इसलिए वो तिजोरी खोल देती है। तिजोरी में पूरे $12 मिलियन थे। इतने सारे पैसे देखकर रिलाई की बुद्धि भी हिल जाती है, और वो तुरंत उनका साथ देने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन फिर रिलाई पूछता है कि एक बात समझ में नहीं आई, तुम ये पैसे अकेले भी हड़प सकते थे, फिर मुझे और पेट्रो को यहाँ पर क्यों लाया और इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों की। फिर जोश उससे बताता है कि पुलिस सिर्फ 2 लोगों पर यकीन नहीं करती, और इसलिए हमें विटनेस भी चाहिए थे। इसलिए फिर जब बंटवारे की बारी आती है तो पैट्रिक को काउंट नहीं किया जाता, और यहाँ पर हमें रिवील होता है कि पैट्रिक भी एक रोबोट है, और इसका उसे पहले से ही पता है, क्योंकि रिलाई ने उसे पहले ही बता दिया था। फिर अब सब मिलकर आयरिस को पकड़ने जाते हैं, और इधर आयरिस जो है वो भागकर वुड्स में चली गई थी। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक पार्टनर की ही तरह आयरिस को जोश की सारी चीजें बताती, इंक्लूडिंग उसके फोन का पासवर्ड भी। तो उसे खोलकर उसकी सेटिंग देखने लगती है, और इसी दौरान उसे जोश की बदमाशी का पता चलता है कि उसने उसकी इंटेलिजेंस सिर्फ 40% पर सेट कर रखी थी, और इसी के चलते वो आयरिस को आसानी से मैनिपुलेट और इजीली कंट्रोल कर पा रहा था। अब जाकर उसे केट की बात समझ आती है कि केट की तरह वो भी जस्ट एक एसेसरीज का हिस्सा थी, प्यार व्यार बस एक धोखा था। अब अपने इंटेलिजेंट को 100 पर सेट कर देती है, और इसी तरह से वो अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर चुकी थी। अब आयरिस सोच रही थी कि सबसे पहले वो घर जाकर खुद को क्लीन करेगी और पैसे लेकर निकल जाएगी और अपनी एक अच्छी लाइफ जिएगी।
लेकिन वो ऐसा करेगी कैसे? वो दिमाग से हाईली इंटेलिजेंट तो थी, लेकिन बॉडी की लिमिटेशन इंसानों जैसी ही थी। पहले तो वो सोचती है कि वो रोड पर जाकर किसी से लिफ्ट लेगी तो कोई भी खून देखकर भाग जाएगा, और अगर वो पैदल जाएगी तो जोश उससे पहले घर पहुंच जाएगा। और ये दोनों ही आइडिया उसे बकवास लगता है। फिर वो तीसरा आइडिया सोचती है कि एक काम करती हूँ, जो उसकी कार ही चुरा कर भाग जाती हूँ। उसे सही लगता है और वो फिर वुड्स से होते हुए रोड की तरफ चलने लगती है। लेकिन बाकी सब भी वुड्स में मौजूद थे और आयरिस को ढूंढने के लिए दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं। इधर रास्ते में आयरिस इलाई और पेड्रिक को देखकर पेड़ के पीछे छुप जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। उससे उनके पूरे प्लान के बारे में पता लग जाता है, लेकिन तभी जोस का फोन बच जाता है और वो पकड़ी जाती है। इलाई आयरिस को देखकर शूट करता है, लेकिन आयरिस बचते हुए भागती है। फिर पेड्रिक और इलाई भी उसके पीछे भागते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन आयरिस का अग्रेशन और सेल्फ डिफेंस पीक पड़ता है, इसलिए वो गोली मारकर इलाई को खत्म कर देती है और फिर वह रोड की तरफ भागती है। इतने में जोस भी उसके पीछे लग जाता है, लेकिन आयरिस उसके बचकर कार में बैठ जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जोस की जो कार है वो काफी एडवांस थी, उसमें भी एआई लगा था और ऑटो ड्राइविंग फंक्शन भी था। आयरिस यहाँ पर वॉइस कमांड देती है कि मुझे घर ले चलो, लेकिन एआई उसकी कमांड नहीं लेता। आयरिस समझ जाती है कि ये सिर्फ जोस की ही वॉइस कमांड लेता है। अब आयरिस फोन की सेटिंग को चेंज कर अपनी आवाज को जोस जैसा बनाती है, लेकिन फिर भी आईडी मैच नहीं हो पा रहा था। अब इतने में जोस पास में एक पत्थर उठाता है और गाड़ी के शीशे को तोड़ने लगता है, और आयरिस अभी भी ट्राई करने में लगी थी। और फाइनली आईडी मैच हो जाती है और गाड़ी उसे लेकर निकल जाती है। साथ ही साथ जोस का पैर भी कुचला जाता है। जैसे जैसे आयरिस वहां से निकल तो जाती है, लेकिन कुछ दूर जाने पर एक गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि जोस है ना वो गाड़ी चोरी होने की कंप्लेंट दर्ज कर देता है। और जैसे एआई को इस बात का पता लगता है, वो गाड़ी को रोक कर लॉक कर देता है, जिससे आयरिस घबरा जाती है। और तभी जोस आयरिस को कॉल करके उसे सॉरी बोलता है। फिर जोस आयरिस को समझाता है और कहता है, देखो बेबी, अभी भी देर नहीं हुई है, प्लीज वापस आ जाओ। तो वो वादा करता है, मैं सुधर जाऊंगा और एक अच्छा बॉयफ्रेंड बन करूंगा और पूरी तरह से तुम्हारी रेस्पेक्ट भी करूंगा। जोस उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाना चाहता, लेकिन 100% इंटेलिजेंस के साथ में अब थोड़ी ना वो उसके साथ में आने वाली थी, तो वो उसे साफ मना कर देती और तुरंत उससे ब्रेकअप कर लेती और फोन काट देती। अब जोस भागकर फिर से वुड्स में चला जाता है और पेड्रिक से ही आयरिस को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन पेड्रिक उसकी बात नहीं सुन रहा था, क्योंकि वो सदमे में था। अपने कंपेनियन की मौत के बाद वो ऑलमोस्ट डेड ही हो गया था। अब जोस उसका अग्रेशन लेवल 0 से 100 भी कर देता है, लेकिन फिर भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तो जोस उसे अपने कंट्रोल में करने के लिए अपना कंपेनियन बनाने की सोचता है, और वो उसे रिसेट करता है और उसके साथ लव लिंक एक्टिवेट करके उसे अपना कंपेनियन बना लेता है। पेड्रिक की मेमोरी में एक सीन था जिसमें वो इलाई से पहली बार हेलोवीन पर मिला था, जहाँ पर पेड्रिक वैम्पायर बना था और इलाई डायनासोर। लेकिन अब इलाई सीन से इरेज हो चुका था और उसकी जगह जोस ने ले ली थी, और इस तरह से पेड्रिक अब जोस का कंपेनियन बन चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयरिस कार की कमजोर पड़ी विंडो को लात मारकर तोड़ देती है और कार से बाहर आ जाती है। लेकिन तभी एक पुलिस वाला वहां आ जाता है। अब आयरिस की प्रोग्रामिंग में झूठ बोलना तो था नहीं, इसलिए वो पुलिस वाले को सच सच बता देती है। वो पुलिस वाले को बताती है कि उसने सरगे का खून कर दिया है, लेकिन वो सारी बातें जानबूझकर रशियन में बोलती है ताकि पुलिस वाला कुछ भी समझ ना पाए। अब पुलिस वालों को आयरिस की बात तो समझ में नहीं आती, लेकिन वो कार में पड़ा खून से सना नाइफ देख लेता है और तुरंत उस पर गन तानकर उसे सरेंडर करने को बोलता है। अब आयरिस अपनी जान बचाने के लिए सरेंडर भी कर देती है। फिर ऑफिसर उसे पकड़कर हथकड़ी लगाने लगता है, लेकिन तभी सामने से पेड्रिक चलकर आता है और पुलिस वालों को पकड़कर ब्रूटली मारने लगता है और उसका चेहरा भी फोड़ देता है, जिससे पुलिस वाले की वहीं पर मौत हो जाती है। इतना सब देखकर आयरिस भागने लगती है, लेकिन पेड्रिक उसे शट डाउन कर देता है और वो वहीं बेजान होकर गिर जाती है। दूसरी तरफ हम केट को देखते हैं, जो पुलिस वालों को देखकर घबरा जाती है, लेकिन गौर से देखने पर पता चलता है वो तो पेड्रिक था जो आयरिस को लेकर आया था। लेकिन जोश उससे पूछता है कि वो पुलिस वाला कहाँ है। फिर पेड्रिक बताता है कि डिग्गी में। अब वे दोनों डिग्गी में देखते हैं तो उन्हें पुलिस वाले की लाश में, और वो देखकर समझ जाते हैं कि अग्रेशन लेवल ज्यादा होने की वजह से पेड्रिक ने पुलिस वालों को मार दिया। अब यहाँ पर दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन केट इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि वो अपना हिस्सा लेकर भागने लगती है। अब जो उसको केट पर बहुत गुस्सा आता है और उसे रुकने को बोलता है। इतने में केट उससे कहती है कि मैं तुम्हारी रोबोट नहीं हूँ जो तुम्हारी बात सुनूंगी। जोस पेट्रिक को उसे रोकने के लिए बोलता है, लेकिन पेट्रिक उसके पास जाके उसे चाकू मार देता है। और जोस ये देख के शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, अबे रोकने को बोला था, सांसें रोकने को नहीं। तब उसे ध्यान आता है कि पेट्रिक का अग्रेशन लेवल तो 100 पर था और वो छोटी छोटी बातों पर भी चाकू चला सकता है, और फाइनली केट भी मारी जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जोस आयरिस को फिर से ऑन करता है और उसे दिखाता है कि कैसे वो पेट्रिक को भी कंट्रोल, और साथ ही वो बताता है कि केट भी मर चुकी है और इन सबके मरने का ब्लेम वो आयरिस पर डालता है, और बताता है कि अभी तक जितनी भी मौतें हुई उन सबकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि आयरिस गिल्ट में आ सके, लेकिन आयरिस यहाँ पर रिवील करते हुए जोश के प्लान के बारे में पहले से जानती थी, और वो बताती कि इन सबकी मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तो फिर आयरिस उसकी बेइज्जती करती है और उसे लूजर भी बोलती है, जिससे कि जोश का ईगो हर्ट हो जाता है, और फिर आयरिस को सबक सिखाने के लिए उसका इंटेलिजेंट लेवल सीधा 100 से 0 कर देता है। फिर जोश उसे मोमबत्ती पर अपना हाथ रखने के लिए कहता है, वो ऐसा ही करता है। जल्दी उसका हाथ जलने लगता है और उसे पेन भी फील हो रहा था। इसके बावजूद वो अपना हाथ नहीं उठा रही थी, क्योंकि वो जोश के कंट्रोल में थी। फिर जोश पेट्रिक को बोलकर उस पर पानी डलवा देता है और आयरिस के हाथ में एक गन देकर खुद को ही शूट करने के लिए बोलता है। आयरिस ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जीना चाहती थी, लेकिन वह जोश के कंट्रोल में थी, इसलिए वो खुद डिसीजन नहीं ले सकती थी और वो खुद को कर लेती। इन सब के बाद में जोश कंपनी वालों को फोन करके बुलाता है और पेड्रिक को उनके सामने पुलिस वाला बनाकर खड़ा कर देता है।
और जो उस कंपनी वाले को झूठी-मूठी कहानी सुनाता है। कहता है कि आयरिश को किसी टाइप की जेलसी वगैरह हो गई थी, जिसके चक्कर में उसने सबको मार दिया और मुझे भी चेयर से बाँध दिया था। वो तो शुक्र है इन ऑफिसर का जिन्होंने टाइम पर आकर मुझे बचा लिया। फिर कंपनी वाला पूछता है कि ऑफिसर ने आयरिश को शूट किया था क्या? लेकिन पेड्रिक यहाँ पर सच बोल देता है कि नहीं, आयरिश ने खुद को शूट किया था। फिर जोश यहाँ पर कवर करते हुए कहता है कि असल में आयरिश को लगा कि वो मुझसे दूर हो जाएगी, इसलिए उसने खुद को खत्म कर लिया। और कंपनी वाले भी कन्विंस हो जाते हैं और कहते हैं कि कंपेनियन रोबोट ऐसा ही करते हैं। लेकिन अब जोश को कंफर्म करना था कि आयरिश पूरी तरह से खत्म हुई या नहीं हुई, इसलिए वो कंपनी वाले से पूछता है कि वो आयरिश को वापस रिकवर कर सकते हैं क्या। इस पर वो लोग बताते हैं कि उसके सर में जो वाईफाई वगैरह था सिर्फ वही डैमेज हुआ है। मेन जो सीपीयू वगैरह था वो मिडल एरिया में था, जो बिल्कुल ठीक है, इसलिए उसे वापस से रिकवर किया जा सकता है। अब ये बात सुन के जोश टेंशन में आ जाता है और वो सोचता है अगर इन्होंने इसे रिकवर कर लिया तो ये कंपनी वालों को सब सच बता देगी, जिससे उसका भांडा फूट जाएगा और वो फंस जाएगा। के बाद वे लोग आयरिश को वेन में ले जाकर रिबूट पर लगा देते हैं और वहां से जाने लगते हैं। इतने में जोश पेट्री को भेज देता है और वो उन पर फायरिंग करने लगता है, जिसमें उनका एक बंदा भी मारा जाता है। और इसी बीच आयरिश भी पूरी तरह से रिबूट हो जाती है। लेकिन इतने में टेडी नाम का दूसरा बंदा भाग निकलता है, लेकिन पेड्रिक उसे पकड़ लेता है। पेड्रिक टेडी को मारने ही वाला था, इतने में आयरिश वहां आ जाती है और वो वहां आकर उस पर ट्रेजर गन का यूज करने लगती है, लेकिन वो यूज नहीं कर पाती क्योंकि उसकी सारी सेटिंग डिफॉल्ट हो चुकी है। पेड्रिक उसे बताता है कि तुम्हारी सारी सेटिंग डिफॉल्ट हो चुकी है, इसलिए तुम किसी को हार्म नहीं कर सकते, लेकिन वह तो कर सकता है। वो टेडी को छोड़कर पहले आयरिश को ही खत्म करने आता है, लेकिन तभी आयरिश उसे बताती है कि जिससे तुम प्यार करते हो वो धोखेबाज है, वो तुम्हारा यूज कर रहा है। तुम्हारा प्यार जोश नहीं इलाई है। पेड्रिक कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। आयरिश कहते हैं कि ये सच है, तुम भूल गए कि मैं एक रोबोट हूँ, मैं झूठ तो बोल ही नहीं सकता। फिर पेड्रिक को जैसे सच्चाई का पता चलता है उसे सब याद आने लगता है। वो एकदम से टूट जाता है, अब क्योंकि उसका अग्रेशन लेवल 100 पर था, लेकिन उसकी इंटेलिजेंट कम थी। वो गिल्ट में आकर खुद को ही जान से मार देता है। इधर जो सारे पैसे लेकर भागने के चक्कर में तभी उसे हॉल में म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। जब वो वहां जाकर देखता है तो उसे लाई की आवाज सुनाई देती है, फिर सरगे की और फिर केट की आवाज सुनाई देती है। और ये जो आवाजें आ रही थी वो आयरिश निकाल रही थी। अब ये सब देखकर जोश उसे कंट्रोल करने के लिए फोन बाहर निकालता है, लेकिन वो आयरिश को कंट्रोल नहीं कर पाता। और अब यहाँ आयरिश रिवील करती है कि उसने एक नया दोस्त बनाया टेड, और उसने मुझे सेल्फ कंट्रोल दे दिया है और अब मुझे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अब मैं जो चाहे वो करूंगी, तुम्हें मार भी सकती, यू आर नथिंग टू मी। लेकिन आयरिश अभी भी जोश के लिए फीलिंग रखती थी, वो चाहकर भी उसे सूट नहीं कर पाती। इसी का फायदा उठाकर जोश उसे अपना प्यार याद दिलाने लगता है और फिर अचानक से उस पर अटैक कर देता है और वो आयरिश को गिरा गिरा कर मारने लगता है। और एंड में वो आयरिश को बोलने के लिए फोर्स करता है कि बोलो आई एम एवरीथिंग टू यू। आयरिश ऐसा बोल भी देती है और ये सुनकर जोश तृप्त हो जाता है। फिर एंड में वो आयरिश के मिडिल सेक्शन में शूट करके उसे खत्म करने ही वाला था, लेकिन इससे पहले आयरिश उसके सर में इलेक्ट्रिक कोर के स्क्रू लगा देती, जिससे उसके भेजे का कचूमर बन जाता है और वो वहीं मारा जाता है। फिर इन सब के बाद में आयरिश खुद को साफ करती है, नहा धोकर नए कपड़े पहनती है और पैसों से भरा बैग लेकर निकल जाती है अपनी जिंदगी को अपने अनुसार आज़ादी के साथ जीने के लिए। एंड में हम एक और कपल को देख पाते हैं। उसमें से लड़की को देखकर ऐसा लगता है कि वो भी आयरिश की तरह एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का शिकार है। वो एक रोबोट भी हो सकती है या फिर कोई इंसान भी। एंड में आयरिश उसे अपना एक्सपोज रोबोटिक हाथ दिखाती है और फिल्म इसी के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी कंपेनियन मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।